नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। चीन को एक और झटका देने की तैयारी। पीएम मोदी ने युवाओं को दिया ऐप बनाने का चैलेंज। जी हां दोस्तों, चीन के 68 ऐप्स को बैन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रैगन को बड़ा झटका दिया है। गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सरकार चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर चुकी है। इन सबके बीच पीएम मोदी अब ऐप्स के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए हैं। उन्होंने शनिवार को कहा वह आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे युवा आगे आएं और ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे भारतीय ऐप बनाएं। मैं भी इन्हें ज्वाइन करूंगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि आज मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप कम्युनिटी के बीच अपार उत्साह है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर आपको लगता है कि कुछ अच्छा करने का दृष्टिकोण और क्षमता है तो टेक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने लिंक्डइन पर अपने विचार रखे। बता दें कि 15 जून की घटना के बाद मोदी सरकार चीन के खिलाफ काफी आक्रामक हो गई है। शुक्रवार को ही पीएम मोदी ने लेह का दौरा किया और बिना नाम लिए चीन पर हमला बोला। पीएम मोदी ने यहां पर जवानों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने लेह में घायल जवानों से मुलाकात करने के दौरान कहा कि भारत न कभी झुका है और न ही झुकेगा। चीन पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, अब विकासवाद का समय आ गया है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार है। पीएम मोदी के इस बयान से चीन को मिर्ची लग गई। नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास ने कहा है कि हमें विस्तारवादी कहना आधारहीन है। हमने 14 में से 12 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 जुलाई तक खरीद सकते हैं सस्ता सोना, मोदी सरकार दे रही मौका। जी हां दोस्तों, अगर आप सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर मौका मिलने वाला है। दरअसल 6 जुलाई से सरकार की सॉवरेन गोल्ड स्कीम की शुरुआत होने वाली है। इस स्कीम के तहत आप सोने को बॉन्ड के तरीके से खरीद सकते हैं। इस सोने की कीमत 4,852 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। बाजार मूल्य से ये काफी सस्ता है। आपको बता दें कि बाजार में सोने की कीमत 50,000 प्रति 10 ग्राम है। उन निवेशकों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलेगी जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और भुगतान डिजिटल माध्यम से करेंगे। ऐसे निवेशकों के लिए बॉन्ड की कीमत 4,802 रुपए प्रति ग्राम होगी। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल में घोषणा की थी कि सरकार अप्रैल 2020 से सितंबर तक 6 किस्तों में इस स्कीम को जारी करेगी। मतलब ये कि सितंबर तक हर महीने आप डिजिटल बॉन्ड के तौर पर सोने को खरीद सकते हैं। इससे पहले 8 से 12 जून के बीच अभिदान के लिए खुले इस बॉन्ड का मूल्य 4,677 रुपए प्रति ग्राम था। इस बॉन्ड को कम से कम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलोग्राम तक खरीदा जा सकता है। इस बॉन्ड की मियाद 8 साल की है। इसमें 5वें साल के बाद ब्याज भुगतान की तारीख पर बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध है। इस गोल्ड बॉन्ड की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मनोनीत डाकघरों और NSE, BSE के जरिए होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर कांड के बाद प्रदेश भर में ऑपरेशन क्लीन की तैयारी। सीएम योगी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर गृह सचिव, DGP और सभी जोन के ADG से मुखातिब होंगे। यह बैठक कानपुर में बदमाशों द्वारा DSP देवेंद्र मिश्रा सहित 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद पैदा हुए हालात में बुलाई गई है। यह वारदात शुक्रवार को तब पेश आई जब कई थानों की पुलिस हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर पर दबिश देने गई थी। माना जा रहा है कि इस वारदात के बाद प्रदेश भर में अपराधियों के सफाई का अभियान ऑपरेशन क्लीन चलाया जा सकता है। सीएम इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश में अपराधों की समीक्षा के साथ साथ अपराधियों के सफाई के बारे में मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसके साथ ही वह वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी पर IG कानपुर पहले ही 50,000 का इनाम घोषित कर चुके हैं। इस वारदात में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को कल मुख्यमंत्री ने कानपुर में श्रद्धांजलि दी थी और हर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुरादाबाद में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने पर सपा सांसद 4 विधायकों समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने के लिए नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के एक सांसद, 4 विधायक समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित आनंद ने शनिवार को बताया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन मनाने के लिए चक्कर के मिलक स्थित सपा कार्यालय पर 1 जुलाई को सपा सांसद, विधायक और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ था। पुलिस ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में जिला अध्यक्ष सहित 20 नेताओं और 25 से 30 कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाते हुए धारा 147, 188, 269, 3, 51 बी में मामला दर्ज किया गया है। दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर सपा कार्यालय में बिना पूर्व अनुमति के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर केक काटकर वितरित किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू ने पुत्रमोह में सरकार गवाई, अब महागठबंधन को ले डूबेंगे सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने 2017 में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति के आरोप में घिरे पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव से इस्तीफा न दिलवाकर सत्ता गंवा दी, लेकिन बिंदुवार जवाब नहीं दिया। अब एक अनुभवहीन दागी युवा को सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करने की उनकी जिद महागठबंधन पर भारी पड़ेगी। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने आगे कहा कि महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में 1 सीट हासिल कर अपनी प्रतिष्ठा बचाई, जबकि सबसे बड़े दल होने का अहंकार रखने वाला राजद 0 पर आउट हुआ। इसके बावजूद सहयोगी दलों के प्रति राजद का तानाशाही रवैया नहीं बदला। विधान परिषद के 5 सदस्यों के पार्टी छोड़ने से राजद में टूट और महागठबंधन में बिखराव के आसार बढ़े। गौर हो कि बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी जेल में बंद हैं। वहीं इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राजद कुनबे में अंदरूनी कलह जारी है, जबकि महागठबंधन में शामिल प्रमुख घटक दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और आलोसपा प्रमुख व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के तेवर से राष्ट्रीय जनता दल में खलबली मची हुई है। ऐसे में लालू प्रमुख लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। वहीं एनडीए के प्रमुख नेताओं की ओर आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को पराजित कर एक बार फिर से सत्ता में आने के दावे किए जाते रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार आरजेडी में टूट की खबरों से बढ़ी सियासी हलचल। जेडीयू बोली दल बदल कानून से नहीं पड़ता कोई फर्क। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संभावित है। जाहिर है सियासी दल व गठबंधन एक दूसरे को मात देने की सारी रणनीति बनाने में लग गए हैं। इसी क्रम में दल बदल का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। गुरुवार को जहां आरजेडी ने जेडीयू के एक बड़े कदावर नेता को पार्टी ज्वाइन करवाया, वहीं शनिवार को आरजेडी में टूट की खबरों से सियासी हलचल मचती रही। कहा जा रहा है कि कुछ बड़े नेता जल्द ही आरजेडी छोड़ जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं। बता दें कि आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके विजेंद्र यादव 7 जुलाई को जेडीयू का दामन थाम लेंगे, लेकिन थामने के पहले ही उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है और शाहबाद में बड़ी टूट की बात कही है। जेडीयू का दावा, हालांकि जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव पर आरजेडी नेताओं को भी भरोसा नहीं रह गया है। उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है, इसीलिए संभावित टूट को रोक पाना तेजस्वी के बस का नहीं है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के नेता निकलने के लिए बेताब हैं। चुनाव नजदीक है, इस कारण लोग शामिल होने को तैयार भी, और अब दल बदल कानून का भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉयकॉट चाइना, यूपी से चीन को लगा एक और झटका। कानपुर आगरा मेट्रो का टेंडर रिजेक्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आगरा और कानपुर मेट्रो परियोजनाओं के लिए चीनी कंपनी के टेंडर को खारिज कर दिया। यूपीएमआरसी ने आगरा और कानपुर में मेट्रो ट्रेनों की सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग के साथ साथ ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम का करार भारतीय कंपनी मेसर्स बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। आगरा और कानपुर दोनों ही मेट्रो परियोजनाओं के लिए कुल 67 ट्रेनों की सप्लाई होगी, जिनमें से प्रत्येक ट्रेन में 3 कार या कोच होंगे, जिनमें से 39 ट्रेनें कानपुर और 28 ट्रेनें आगरा के लिए होंगी। एक ट्रेन की यात्री क्षमता लगभग 980 होगी, यानी प्रत्येक कोच में लगभग 315 से 350 यात्री यात्रा कर सकेंगे।
चीन की कंपनी तो तकनीकी बिड में ही अयोग्य घोषित हो चुकी थी। इस काम के लिए 18 फरवरी को 4 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, जिसके बाद विस्तृत तौर पर इन निविदाओं का तकनीकी आकलन किया गया, जिसके बाद बिड में शामिल चीनी कंपनियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। फाइनेंशियल बिड के लिए 3 बिडर्स को चुना गया और सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी मेसर्स बॉम्बार्डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को शुक्रवार को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। आगरा और कानपुर मेट्रो परियोजनाओं को मिलने वाली अत्याधुनिक ट्रेनों की सप्लाई कंपनी के सावली स्थित प्लांट से होगी। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम को भी इससे ताकत मिलेगी। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम को देखते हुए यह अच्छी पहल है। कानपुर में 64 से 65 हफ्तों में मेट्रो ट्रेन गुजरात से आ जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने इशारों में चीन पर साधा निशाना, कहा बुद्ध के विचार दिखाएंगे रास्ता। जी हां दोस्तों, वर्चुअल बौद्ध सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बुद्ध के विचार चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल बौद्ध सम्मेलन के दौरान इशारों में चीन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बुद्ध के विचार चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होंगे। पीएम ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा समाज और देशों को कल्याण का रास्ता दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बौद्ध धर्म लोगों को सम्मान करना सिखाता है। लोगों का सम्मान, गरीब का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, शांति और अहिंसा का सम्मान बौद्ध धर्म हमें सिखाता है। इसलिए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं स्थायी हैं। पीएम ने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें 2 चीजों के बारे में बताया, उम्मीद और उद्देश्य। उन्होंने इन दोनों के बीच गहरा रिश्ता देखा था। उम्मीद से किसी उद्देश्य की दिशा में काम करने की ताकत आती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 21वीं सदी को लेकर बहुत आशान्वित हूँ। यह उम्मीद मेरे युवा मित्रों से है। यदि आप एक उदाहरण देखना चाहते हैं कि आशा और करुणा किस प्रकार पीड़ा को दूर कर सकती है, तो यह हमारे युवाओं द्वारा शुरू किया गया हमारा स्टार्टअप सेक्टर है। आखिर पीएम मोदी ने अपने दौरे के लिए लेह से 25 किलोमीटर दूर न्योमा को ही क्यों चुना? पीएम ने कहा कि युवा दिमाग वैश्विक समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। भारत में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वर्चुअल बौद्ध सम्मेलन में बोले पीएम मोदी ने, हम बौद्ध स्थलों से कनेक्टिविटी पर ध्यान देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले भारतीय कैबिनेट ने घोषणा की थी कि कुशीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल होगा। इससे बहुत सारे लोग, तीर्थयात्री और पर्यटक आएंगे। आज दुनिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुनौतियों से लड़ रही है। इन चुनौतियों के लिए स्थायी समाधान भगवान बुद्ध के आदेशों से आ सकते हैं। वे अतीत में प्रासंगिक थे, वे वर्तमान में प्रासंगिक हैं और वे भविष्य में प्रासंगिक बने रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के लेह यात्रा को रखा गया था सीक्रेट, डोभाल ने बनाई थी रणनीति। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से देश को चौंकाते रहे हैं। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच कल प्रधानमंत्री अचानक जवानों का हौसला बढ़ाने लेह के नीमू पहुंच गए। पीएम मोदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे की खबर आ रही थी, लेकिन अचानक उनके दौरे को रद्द कर दिया गया। पीएम के इस दौरे के पीछे सारी रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बनाई। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे के साथ अचानक लेह पहुंच गए। चीन की आक्रामक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीमा पर भारत की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही पीएम मोदी ने भारत के सैनिकों में जोश भर दिया। पीएम मोदी के लेह जाने के फैसले को तब तक सार्वजनिक नहीं किया गया जब तक पीएम मोदी हवाई अड्डे पर नहीं उतर आए। पीएम मोदी की इस यात्रा की सारी तैयारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे ने अंजाम दिया। आइसोलेशन से 2 सप्ताह के बाद बाहर आए एनएसए अजीत डोभाल इस दौरान दिल्ली में ही थे। विशेषज्ञों ने कहा कि लद्दाख क्षेत्र में पीएम मोदी की मौजूदगी ने चीन को संकेत दिया है कि भारत का मतलब व्यापार है और वह अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा। साथ ही साथ देश के लोगों को भी भरोसा दिलाया है। पीएम मोदी के लद्दाख सेक्टर जाने का फैसला गुरुवार शाम को फाइनल किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसके लिए सीडीएस बिपिन रावत से चर्चा की थी। पीएम मोदी, अजीत डोभाल और तब सेना अध्यक्ष रहे बिपिन रावत ने एक साथ 2017 में डोकलाम तनातनी के दौरान भी चीन की आक्रामकता का सामना किया था और चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी का चीन को सख्त संदेश, कहा विस्तारवाद का युग अब खत्म। जी हां दोस्तों, लद्दाख के अचानक दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने चीन के साथ झड़प में घायल जवानों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। इस दौरान पीएम मोदी ने चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि अब विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है, यह विकास का युग है। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। पीएम मोदी।
जब भी मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित निर्णय के बारे में सोचता हूँ, मैं दो माताओं के बारे में सोचता हूँ। पहली हमारी भारत माता हैं और दूसरी हमारी माताएं हैं जिन्होंने आप जैसे बहादुरों को जन्म दिया है। पीएम मोदी, मैं अपने सामने महिला सैनिकों को देख रहा हूँ। सीमा पर युद्ध के मैदान में यह दृश्य प्रेरणादायक है। आज मैं आपके गौरव की बात करता हूँ। पीएम मोदी ने चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि अब विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है, यह विकास का युग है। इतिहास गवाह है कि विस्तारवादी ताकतें या तो हार गई हैं या फिर पीछे हटने को मजबूर हुई हैं। लद्दाख में पीएम मोदी, आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों और अत्याचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी को संबित पात्रा ने दिया जवाब, कहा आप नेता बनने के लायक नहीं। जी हां दोस्तों, एलएसी पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के दौरान इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता एक दूसरे पर लगातार छींटाकशी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी दोनों दलों के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इसी क्रम में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। संबित पात्रा ने शुक्रवार को अपने एक ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप झूठ और बेबुनियाद खबर फैलाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर सेना को हतोत्साहित कर रहे हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री हमारे जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए मोर्चे पर थे। आप एक नेता बनने के लायक नहीं हैं। संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में उन लोगों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई है जो राहुल गांधी द्वारा किए गए वीडियो में चीनी कब्जे की बात कर रहे थे। वीडियो में एक एक कर दिखाया गया है कि राहुल गांधी ने जिन लोगों को लद्दाख के नागरिक बताकर पेश किया वे दरअसल कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। दरअसल राहुल गांधी ने इससे पहले मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें लद्दाख के कुछ लोग कह रहे थे, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है। पीएम कह रहे हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। जाहिर है कोई न कोई तो झूठ बोल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी आवास पर अवैध कब्जा करने वाले अधिकारियों पर सरकार हुई सख्त, भारी जुर्माना वसूलने का फैसला। जी हां दोस्तों, सरकारी आवास पर निजी संपत्ति समझने वाले अधिकारियों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने अनाधिकृत रूप से सरकारी आवास में रहने वाले अधिकारियों से मोटा जुर्माना वसूलने का फैसला ले लिया है। आज नीतीश कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। नीतीश कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक सरकारी पदाधिकारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 34 साल पहले बने नियमावली में फेरबदल कर दिया है। सरकार ने तय किया है कि अगर कोई अधिकारी बिना अनुमति के सरकारी आवास में रहे तो उनसे आवास के किराए का 30 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। पहले के नियम के मुताबिक 15 गुना किराया वसूलने का प्रावधान था। दरअसल पटना समेत दूसरे जिलों में ट्रांसफर के बाद भी सरकारी अधिकारी बंगले पर कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे में उनकी जगह पर आने वाले अधिकारी को घर नहीं मिल रहा था। सरकार की बार बार की चेतावनी के बाद भी अधिकारी इससे बाज नहीं आ रहे थे, लिहाजा राज्य सरकार ने जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 72 घंटों में यहां बदलेगा मौसम। जी हां दोस्तों, मानसून अब असर दिखा रहा है। मुंबई और गुजरात में मानसून की तेज बारिश शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही मध्य और उत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ताज़ा पूर्वानुमान जताया है कि देश के 20 से अधिक राज्यों में शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बिहार व झारखंड में आकाशीय बिजली के कहर की आशंका है। यहाँ देखिए उन राज्यों के नाम जहां मौसम बिगड़ सकता है। यदि आप इनमें से किसी में रहते हैं तो सतर्क रहें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक ज्यादातर राज्यों के तमाम शहरों में बारिश हो सकती है। वहीं कहीं जगह भारी बारिश का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। विभाग द्वारा कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली में भी भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से मौसम गर्म है। शुक्रवार को भी गर्मी और उमस का दौर जारी था।
हालांकि दोपहर से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी के अनुसार दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अगले कुछ देर में बारिश होगी। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, सोहना, होडल, नूह, नारनौल और महेंद्रगढ़ में तेज हवा के साथ बाढ़ हो सकती है। हवाएं 20 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। महाराष्ट्र में शुक्रवार सुबह से ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। भारी बारिश के कारण हिंद माता क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। इसी प्रकार अन्य इलाकों से जल भराव को समस्या को लेकर खबरें आ रही हैं। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को मुंबई में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक ऐसे ही तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने धनबाद, जामताड़ा, देवघर और दुमका में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही इन जिलों में वज्रपात से भी सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। कहा गया कि 3 जुलाई से राज्य के ज्यादातर शहरों में बारिश होने की संभावना है। 4 और 5 को ज्यादा बारिश होगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।